संसार सिनेमा का बातें बायोस्कोप की, बायोस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। बायोस्कोप की बातें हम करते हैं। हर शुक्रवार प्रोग्राम आप बहुत रुचि से सुनते हैं और लगातार हमारे श्रोताओं की तादाद बढ़ती जा रही है। तो आइए इसी सिलसिले को जारी रखें, यानी आज फिर लोकेंद्र शर्मा से सुने एक फिल्म की जानकारियां। आज की जानकारियों को तहरीर की शक्ल में तैयार किया है अनवर निशात ने और प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने में सहायक हैं राजेश मलिक। तो आइए लोकेंद्र शर्मा से सुने सुचित्रा फिल्म प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश मजबूर की बातें। फिल्म मजबूर की बात शुरू करने लगा हूं दोस्तों, तो मुझे साहिर लुधियानवी साहब की मशहूर नज्म परछाइयां के चंद सत्र याद आ रहे हैं। मजबूर हैं हम, मजबूर हो तुम, मजबूर ये दुनिया सारी है, तन का गम मन पर भारी है। तन यानी बाहर, मन मतलब भीतर। बाहर है संसार, रिश्ते, लोग, समस्याएं और हालात। हालात के आगे इंसान किस कदर मजबूर हो जाता है और मजबूरियां इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। मजबूर की कहानी इसी ख्याल के एतराफ घूमती है। लेकिन कहानी के बारे में बात करने से पहले फिल्म मजबूर के गीत और संगीत की बात करें। मैं लोगों के प्यार के किस्से सुनकर हंसता रहता था, तुम संग आंख लड़ी तो मैं जाना शायद सच कहता था कि रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। सुने घर को बसाना आसान है, आसान है, आसान है, सुने दिल को सजाना मुश्किल है, सुने दिल को सजाना मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। सकता है तोड़ के कोई जोड़ ले, कोई खिलौना जोड़ ले, कोई खिलौना। इस मिट्टी से यारों पैदा हो सकता है सोना, इस मिट्टी से यारों पैदा हो सकता है सोना। उजड़े बाग लगाना आसान है, उजड़े बाग लगाना आसान है, टूटे फूल खिलाना मुश्किल है, टूटे फूल खिलाना मुश्किल है। और रूठे रब को मनाना आसान है,
को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। फिल्म मजबूर के गीतों को आनंद बख्शी ने कलमबंद किया है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने मधुर संगीत से इन गीतों को सजाया है। आनंद बख्शी का शुमार हिंदुस्तानी फिल्मों के कामयाब गीतकारों में होता है। उनके गीतों का एक अलग अंदाज है। वो सहल और आसान जबान में अपनी बात कहते हैं। तू भी सुन ले जो मैंने सुना एक दिन, तू भी सुन ले जो मैंने सुना एक दिन, बाग में सैर को मैं गया एक दिन, एक मालन ने मुझसे कहा एक दिन, हेल कांटों से कलियां पिरोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। फिल्म मजबूर में एक गीत की सिचुएशन बड़ी टेढ़ी थी। यूं तो सीन फिल्म की हीरोइन नीला यानी परवीन बाबी की बर्थडे पार्टी का था, लेकिन जिन हालात में फिल्म के हीरो रवि यानी अमिताभ बच्चन को उस पार्टी में ये गाना गाना था, वो हालात बड़े अजीब थे। डॉक्टर ने रवि को बता दिया था कि उसके सिर में ब्रेन ट्यूमर का खतरनाक जहरीला फोड़ा है जो किसी भी वक्त फट सकता है और वो मौत से दो चार हो सकता है। हीरो की इस दिमागी हालत को ध्यान में रखते हुए जब ये गाना बनाने का वक्त आया तो प्रोड्यूसर को अपना सन 1948-49 का वो जमाना याद आ गया जब वो दिल्ली के अखबार नया दौर में एसोसिएट एडिटर यानी सह संपादक के तौर पर काम कर रहे थे। प्रेम जी उन दिनों अक्सर आधी रात के बाद अपना काम खत्म करके अखबार के मालिक गर्ग साहब के साथ घर जाया करते थे। गर्ग साहब बड़ी फलसफाई तबीयत के आदमी थे। सर्दियों के मौसम में उनकी कार की डिक्की में अक्सर 10-12 कंबल पड़े रहते थे। रात के सन्नाटे में जब चांदनी चौक के इलाके से गुजरते हुए उन्हें सड़क के किनारे कोई मर्द या औरत या बच्चा सर्दी से ठिठुरता हुआ दिखाई दे जाता तो वो अपनी कार रोककर डिक्की से कंबल निकालते और उस मजलूम को उड़ा देते और फिर जब तक वो शख्स जागता वो कार में बैठकर जा चुके होते। बस उस मजलूम की दुआएं उनका पीछा करती रह जाती। यह ख्याल जब प्रेम जी ने आनंद बख्शी को सुनाया तो उनका कलम हरकत में आ गया और बन गया एक खूबसूरत गाना जिसे किशोर कुमार की आवाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत ने और भी निखार दिया। कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। कोई भी हो, हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता। कोई भी हो, हर
सच्चा नहीं होता, बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। कभी दामन छुड़ाना हो तो मुश्किल हो, प्यार के रिश्ते टूटे तो, प्यार के रास्ते छूटे तो, रास्ते में फिर वफाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। उन दिनों सुचित्रा फिल्म्स की दुश्मन सिल्वर जुबली हिट हो चुकी थी और दोस्त लगभग पूरी होने को थी। अगली फिल्म के लिए एक अच्छी सी कहानी की तलाश हो रही थी। ऐसे में सलीम जावेद ने प्रोड्यूसर प्रेम जी को मजबूर की कहानी सुनाई, जो उन्हें बहुत पसंद आई। फिल्म का स्क्रिप्ट पटकथा और संवादों के साथ तैयार था। प्रेम जी उसे फौरन शुरू करने का इरादा कर रहे थे, लेकिन जब मुआवजे की बात हुई तो सलीम जावेद टाल गए कि आपस की बात है, बाद में कर लेंगे। बाद में प्रेम जी को अपने एक दोस्त से यह पता चला कि सलीम जावेद ने यह कहानी कई प्रोड्यूसर्स को सुनाई है, जिनमें मनमोहन देसाई, ताराचंद बड़जात्या और नडियादवाला भी शामिल हैं। कहानी सबको पसंद आई है, लेकिन मुआवजे की वजह से बात आगे नहीं बढ़ी है। सलीम जावेद इस कहानी का मुआवजा खासा ज्यादा मांग रहे थे। उस जमाने में किसी फिल्म राइटर को इतना बड़ा मुआवजा देने की बात सोची भी नहीं जाती थी। प्रेम जी समझ गए कि सलीम जावेद ने मुआवजे की बात क्यों टाल दी। उन्होंने मन ही मन मांगी गई रकम अदा करने का फैसला कर लिया और प्रेम जी ने जब अपने प्रोडक्शन मैनेजर नूर मोहम्मद के जरिए सलीम जावेद को 50,000 रुपए की पहली किश्त भिजवाई तो सलीम ने खुश होकर नूर मोहम्मद को गले लगा लिया। फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार दौलत और तिजारत ने कलम की ताकत के आगे सर झुकाया था। बात आगे बढ़ चली और फिल्म की कास्टिंग शुरू हुई। सलीम जावेद ने हीरो के लिए अमिताभ बच्चन की सिफारिश की तो प्रेम जी ने कहा कि अगर अमिताभ साहब एक साथ 6 महीनों की डेट्स दे दें तो बेशक वे उन्हें ले लेंगे। अमिताभ से बात हुई और बात बन गई। अब हीरोइन की बात चली। पहले जीनत अमान को लेने का फैसला किया गया, लेकिन जीनत उन दिनों बेहद मसरूफ थीं, इसलिए परवीन बाबी को लिया गया, जो उस जमाने में नई आई थीं और जूनागढ़ नवाब के वजीर घराने से ताल्लुक रखती थीं। हीरो हीरोइन के फाइनल होते ही दूसरे अदाकार भी तय हो गए, जिनमें फरीदा जलाल, रहमान, सत्येन कप्पू, सुलोचना, इफ्तिखार, सप्रू, मुराद, के.एन. सिंह, मदन पुरी और प्राण का नाम शामिल है। डायरेक्शन की जिम्मेदारी रवि टंडन को दी गई, जिनकी फिल्म अनहोनी हिट हो चुकी थी। और इस तरह सन 1973 के अगस्त महीने में फिल्म मजबूर की शूटिंग शुरू हो गई। नीला, नीला, प्लीज रवि, मैंने कह दिया ना, मैं तुमसे कभी बात करना नहीं चाहती। नेवर नेवर नेवर। अरे बाबा, ऑफिस से आने में देर हो गई, मैं क्या करता? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरे पीछे पीछे मत आओ रवि, मैं कहती हूँ मेरे पीछे मत आओ। माफ करो ये गुस्सा छोड़ो, मैं हारा तुम जीती, मैं हारा तुम जीती। तुम बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, तुम बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती। सब कुछ भूल जाना आसान है, सब कुछ भूल जाना आसान है। तेरी याद को भुलाना मुश्किल है, तेरी याद को भुलाना मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। मजबूर एक जिंदा दिल, हंसमुख और जिंदगी से प्यार करने वाले नौजवान
रवि खन्ना की कहानी है, जो नीला यानी परवीन बाबी को दिलो जान से चाहता है और अपनी विधवा माँ, छोटे भाई और पैरों से अपाहिज बहन रेनू के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। एक दिन अचानक रवि का सामना हो गया पुलिस इंस्पेक्टर खुराना से। एक्सक्यूज मी, आपका नाम रवि खन्ना है? क्या? मैं इंस्पेक्टर खुराना हूँ, सीआईडी ब्रांच, और ये है कुलकर्णी। हेलो, हमें आपसे 10 मिनट के लिए बात करनी है। मिस्टर रवि, हम आपसे लेट सुरेंद्र सिन्हा के बारे में कुछ मालूम करना चाहते हैं। लेकिन साहब, इसके बारे में मैं जो कुछ जानता था पुलिस को 6 महीने पहले बता चुका हूँ। जी हाँ, मैंने आपका स्टेटमेंट पढ़ा है, लेकिन चूंकि अब इस केस का इंचार्ज मैं हूँ, इसलिए दोबारा स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। मैं उस रात नाइट ड्यूटी पर था जब मैं पहली और आखिरी बार सुरेंद्र सिन्हा से मिला। तेज बारिश पड़ रही थी, मैं ऑफिस छोड़कर जाने ही वाला था कि दरवाजा खुला और मिस्टर सुरेंद्र सिन्हा अंदर आए। दिल्ली की नाइट क्राइम की सीट बुक की थी मैंने। आपका नाम सर? सुरेंद्र सिन्हा। कितने पैसे? 480। रवि ने अपने बयान में बताया कि उस रात तेज बारिश हो रही थी, उसे टैक्सी नहीं मिल रही थी और ऐसे में। अरे भाई, बारिश में कहाँ टैक्सी मिलेगी तुम्हें? कहाँ जाना है तुम्हें? अब मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। थैंक यू सर। मुझे पुलिस से मालूम पड़ा कि उसी रात मिस्टर सिन्हा को कुछ लोग गायब कर ले गए हैं और उन्हीं बदमाशों ने उनके छोटे भाई मिस्टर नरेंद्र सिन्हा से उन्हें छुड़ाने की कीमत 5 लाख रुपए मांगी है। जी हाँ, और अपने भाई को बचाने के लिए नरेंद्र सिन्हा ये रकम देने के लिए तैयार भी थे, लेकिन उसके बाद ना उन बदमाशों ने नरेंद्र सिन्हा को कांटेक्ट किया और ना सुरेंद्र सिन्हा का कुछ पता चला। एनीवे, मुझे जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया। खैर, ये सब तो मैं पुलिस फाइल में भी पढ़ चुका हूं, लेकिन एक अजीब बात है कि 6 महीने पहले ना आपसे किसी ने पूछा और ना आपने बताया कि सुरेंद्र सिन्हा की गाड़ी से उतरने के बाद आप कहां गए थे। कहां गया था? याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है मिस्टर रवि। जी हाँ, 6 महीने की कोशिश के बावजूद मिस्टर सिन्हा तो नहीं मिले, लेकिन एक गटर से उनकी लाश मिल गई है। माय गॉड! इसका मतलब है कि जिस रात मिस्टर सिन्हा आपको मिले उसी रात उनका खून भी हुआ है। आप ये तो नहीं कहना चाहते कि मिस्टर सिन्हा का खून मैंने किया है? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इंस्पेक्टर साहब, अगर मुझे मालूम होता कि श्री सुरेंद्र सिन्हा की गाड़ी में 2 मिनट बैठ जाने से मुझे इतनी मुसीबत उठानी पड़ेगी तो शायद आप उस गाड़ी में कभी नहीं बैठते। लेकिन मुश्किल तो यही है मिस्टर रवि के क्या होने वाला है वो कोई नहीं जानता। जिंदगी में आने वाले इस ड्रामाई मोड़ से रवि परेशान हो गया और अपने वकील दोस्त राणे से मिलने के लिए चल पड़ा कि अचानक बीच सड़क पर उसका सिर चकराने लगा और वो वहीं सर पकड़कर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। अबे वो गाड़ी के नीचे आ जाता तो। अरे छोड़ यार, ये तो बेला है, बेला। अजीब बेवकूफ है, मरना है तो कहीं और जाके मर, हमें क्यों फंसाता है? चलो ड्राइवर। रवि अपने वकील दोस्त राणे से मिलने जिमखाना पहुंचा तो वहां उसे एक शादीशुदा औरत और मर्द के बीच होने वाला दिलचस्प हंगामा देखने को मिला। लक्ष्मी, ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारी मीटिंग हो रही है। तुम तो कह रहे थे मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, है? ये मीटिंग हो रही है। अरे लोग देख रहे हैं। अरे देख रहे हैं। इन लोगों को भी तो पता चले कि मैंने किस थर्ड क्लास आदमी से शादी की है। देखो मेरे पास, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं सब समझती हूँ। तुम घर आओ, मैं तुम्हें देखती हूँ। हाँ, लक्षणा, तुम जरा सी बात का वतंगड़ बना रही हो। मेरी बात सुनो। सुनना नहीं चाहती। तुम हटो यहाँ से। मैं कह रही हूँ मैं तुमसे। ये होता है करोड़पति औरत से शादी करने का अंजाम। कमाल है यार, कौन है ये लोग? इस जोरू के गुलाम का नाम है महिपत राय। एक जमाने में अपनी बीवी का बिजनेस मैनेजर हुआ करता था। भाई ने चक्कर चला के शादी कर डाली। हाँ राणे, तुम्हें तो याद होगा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, वही सुरेंद्र सिन्हा वाला किस्सा। हाँ हाँ, जिसे किसी ने किडनैप कर लिया था। लेकिन तुम क्यों परेशान हो? जी, प्रॉब्लम यह है कि आज फिर 2 पुलिस ऑफिसर मेरे पास आए थे। अच्छा, लेकिन क्यों? इसलिए कि मिस्टर सुरेंद्र सिन्हा की बॉडी मिल गई है। हाँ,
जो लोग उन्हें उठा के ले गए थे शायद उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। ओह आई सी। लेकिन वो लोग तुमसे क्या पूछ रहे थे? अरे भाई क्या पूछ रहे थे, यही कि सुरेंद्र सिन्हा की गाड़ी में बैठ के तुम कहां तक गए, उसके बाद किससे मिलने गए। वो तो कहो मुझे सब याद आ गया, वरना वो लोग पकड़ के मुझे ले जाते और कहते तुम्ही ने मर्डर किया है। पर इसमें इतनी नर्वस होने की जरूरत क्या है? कुछ होने वाला तो है नहीं। यू जस्ट रिलैक्स। यार तुम्हें मजाक सूझ रही है? यहाँ इतना टेंशन हो गया था कि रास्ते में चक्कर आ गए थे। देख भाई मैं सीधा साधा आदमी हूँ, कहीं मुझे पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ गए तो मैं तो कहीं। अरे भाई हम जैसे वकीलों से फिर किस दिन के लिए दोस्ती है? वैसे तो तुम्हें कुछ होगा नहीं, अगर हो गया तो तुम्हारा एक केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, हैं? इसमें कुछ होने वाला नहीं। पुलिस ज्यादा से ज्यादा इस बात की इंक्वायरी करेगी कि जहां मिस्टर रवि कहते हैं वो वहां गए थे कि नहीं गए थे। पता चलेगा कि वहां गए थे और मामला ही खत्म हो जाएगा, है? कम ऑन। राणे की बात सुनकर रवि का बेचैन मन शांत हो गया। असल में रवि अपने छोटे से परिवार के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताना चाहता था। हंस लीजिए आप लोग, तभी पता चलेगा जब रेनू को फर्स्ट प्राइज मिलेगा और 2.5 लाख रुपए बैंक में रखे हो। नहीं, मैं बैंक में क्यों रखूंगी? मैं तो खर्च कर दूंगी ना भैया। लेकिन इतनी सारी दौलत खर्च कर देना भी बहुत बुरी बात है। अरे पहले ये तो देखो कि मुझे क्या क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो मैं कमरा ऐसा बनाऊंगी भैया जिसमें दुनिया भर के जो बुक्स और लाखों हजारों कॉमिक्स होंगे। फिर तुम्हारे लिए एक गाड़ी लेनी है। फिर मैं एक माली रखकर ये पूरा गार्डन बनवाऊंगी बाहर। वाह। और बीच में एक पॉन्ड जिसमें रंगीन मछलियां तैरती होंगी, लाल, पीली, ग्रीन, पिंक। मुझे पानी में तैरती मछलियां बहुत अच्छी लगती हैं भैया। और हाँ, फिर वो सारी जगह देखने जाएंगे जो हमने नहीं देखी, जैसे ताजमहल, लाल किला, अजंता, एलोरा, कश्मीर, पहलगाम, गुलमर्ग और दार्जिलिंग। इतनी तुम कैसे जाओगी? तुम तो चल ही नहीं सकती। मैं तो चल नहीं सकती। I'm so sorry दीदी। अरे तो क्या हुआ, मैं तुझे ले जाऊंगा वहां, अपने हाथों में उठा के ले जाऊंगा। ये लो मां, इतनी बहादुर लड़की और जरा सी बात पे रोने लग गई। चलो हंसो 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 हंसो, हंस तो भाई हंस तो। अरे ये तो हंसी ही नहीं। अच्छा देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, देखा तूफान को कश्ती डुबोते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। भर आई फिर क्यों किसी बात पर, आंख भर आई फिर क्यों किसी बात पर। कर भरोसा बहन भाई की जात पर, हाथ रख दे यकीन से मेरे हाथ पर। मुस्कुरा दे जरा यूं ही रोते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे
बहन तो मुस्कुरा दी, लेकिन रवि घबरा गया जब उस पर दूसरी बार सिर दर्द से फटने का दौरा पड़ा। इस घटना के बाद रवि डॉक्टर के पास पहुंचा। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। और सुनाइए, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। वो हमारी एक्सरे रिपोर्ट आ गई? हाँ, ये तुम्हारी एक्सरे प्लेट। डॉक्टर साहब, मैं तो डर रहा था कहीं सर खाली ना निकले। चलिए, कुछ तो दिखाई दिया अंदर। रवि, मेरा ख्याल है तुम ऑपरेशन करा लो। तुम ठीक हो सकते हो रवि। मुझे क्या बीमारी है डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ। अपने सर के इस हिस्से में ये स्पॉट देख रहे हो, इसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ये एक तरह का फोड़ा है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो किसी भी वक्त फट सकता है। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। ये ट्यूमर एक खतरनाक बम है जिसे तुम अपने शरीर में लिए हुए घूम रहे हो। लेकिन ये 6 महीने? डॉक्टर साहब, आप ये तो नहीं कहना चाहते कि ये 6 महीने के बाद मैं मर जाऊंगा? डॉक्टर साहब प्लीज, आप जानते नहीं, मेरी माँ है, एक अपाहिज बहन, एक छोटा भाई है जो पढ़ता है। मुझ पे बहुत जिम्मेदारियां हैं डॉक्टर साहब। मुझे मरने का कोई हक नहीं। सिर्फ 6 महीने? इसका कोई इलाज नहीं डॉक्टर साहब? आप कह रहे थे कि ऑपरेशन हो सकता है। तो कीजिए डॉक्टर साहब, मैं तैयार हूँ। जैसा भी ऑपरेशन होगा मैं करवाऊंगा उससे। रवि, ये बात इतनी सिंपल नहीं है। देखो, ये ऑपरेशन तुम्हें जिंदगी दे सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम अंधे हो जाओ या पागल हो जाओ या तुम्हारे हाथ पैर हमेशा के लिए बेकार हो जाए। मैं कह नहीं सकता कि इस ऑपरेशन का तुम पर क्या असर होगा। अंधा या पागल हो जाओ? हो सकता है कि ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब हो और तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। रवि, मैं तो मशवरा दूंगा कि मैं ऑपरेशन करा लूं। तुम समझते क्यों नहीं? ये ऑपरेशन तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल सकती है। कौन सी जिंदगी डॉक्टर साहब? एक अपाहिज की जो अपने घर वालों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ एक बोझ, एक मुसीबत बन सकता है। रवि, अगर तुमने ये ऑपरेशन नहीं करवाया। मैं सुन चुका हूं डॉक्टर साहब, मैं जानता हूं। एक तरफ मौत है, दूसरी तरफ मौत से बदतर जिंदगी। मुझे सोचने का वक्त चाहिए डॉक्टर साहब। सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूँ। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। रवि बड़ी उलझन में पड़ गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऐसे में उसे पता चला कि सेठ नरेंद्र सिन्हा यानी सत्येन कप्पू ने अपने भाई सुरेंद्र सिन्हा के कातिल को पकड़वाने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। रवि ने वो सोच लिया
जो शायद उसे नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन इंसान मजबूर है और कभी-कभी वो ऐसी बातें सोच लेता है जो उसके लिए नई मुसीबतों का आगाज बन जाती हैं। यस, इंस्पेक्टर खुराना स्पीकिंग। इंस्पेक्टर, मैं ये तो नहीं बता सकता कि मैं कौन हूं, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि मिस्टर सुरेंद्र सिन्हा का खूनी कौन है, पूरे सबूत के साथ। बताइए कौन है। ये जानने के लिए आपको मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। रवि की शर्त यह थी कि इनाम के 5 लाख रुपए उसके बताए हुए वकील के पास रख दिए जाएं। उसके बाद खूनी का नाम सबूत के साथ वो टेलीफोन पर बता देगा। नरेंद्र सिन्हा ने रवि की शर्तें मान ली। उसके दूसरे दिन वकील साहब को सील बंद लिफाफे के साथ एक खत मिला। पुलिस आज ही आपके पास ये 5 लाख रुपए रखा देगी। 2-1 दिन में मुजरिम गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन ये बंद लिफाफा जो मैं अपने खत के साथ भेज रहा हूं, वो खूनी को उसकी सजा मिलने के बाद खोलिएगा। इसमें जिसका भी नाम हो उसे ये 5 लाख रुपए आप अपनी फीस काट कर दे दीजिएगा। इस काम के लिए आपकी फीस आपकी मर्जी पर है, इसलिए कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है। और इस खत के साथ ये लिफाफा भी था। खत के नीचे किसी का नाम नहीं लिखा? कोई नाम नहीं लिखा। ये किसी ने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया? लेकिन वकील साहब को जल्दी ही यकीन हो गया कि ये मजाक नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर खुराना ने वकील साहब तक 5 लाख रुपए पहुंचा दिए और इसके बाद। हेलो, मैं खुराना बोल रहा हूँ। हाँ, हमने 5 लाख रुपए आपके बताए हुए सॉलिसिटर पी.वाई. राणे के पास रखवा दिए। तो अब मैं आपको बता सकता हूं कि मुजरिम कौन है, किस तरह उसने मिस्टर सिन्हा को किडनैप किया, कहां उन्हें जबरदस्ती छुपा के रखा और किस तरह उनका खून कर दिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि खूनी का नाम क्या है। खूनी का नाम? हेलो हेलो, हाँ, खूनी का नाम है रवि खन्ना। और अब मैं आपको बताता हूं उसने ये खून कैसे और कहां किया। रवि ने अपने मंसूबे के मुताबिक अपने ही खिलाफ ठोस सबूत फराहम कर दिए और उसे गिरफ्तार करके अदालत के कटहरे में खड़ा कर दिया गया। ये झूठ है, ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? सच ये है सर कि मैं मिस्टर सिन्हा का खून नहीं करना चाहता था। मैं तो सिर्फ 5 लाख रुपए हासिल करना चाहता था। हाँ, मैं उन्हें जबरदस्ती उस टूटे हुए मकान में ले गया और वहां मैंने उन्हें एक खंबे से रस्सियों से बांधा। मैंने ही उनके भाई को पैसों के लिए खत लिखा, लेकिन जब मैं वो खत पोस्ट करके वापस आया तो मैंने देखा मिस्टर सिन्हा उन रस्सियों को तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ उन्हें रोकने के लिए सलाख से उन्हें मारा सर, लेकिन मैं उनका खून नहीं करना चाहता था सर। और उसके बाद मुलजिम ने मिस्टर सिन्हा की लाश को गटर में फेंक दिया और 6 महीने तक पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा। मुझे पूरा यकीन है ऐसे चालाक और खतरनाक मुलजिम को अदालत उसके जुर्म की पुरसा देगी। रवि ने अपने ही हाथों फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया ताकि उसका छोटा सा परिवार उसके बाद भी सुखी रह सके। लेकिन मां इस हकीकत से बेखबर दुख के अथाह सागर में डूब गई। अब तो सारी उम्र पड़ी है रोने के लिए। देखो माँ, तुम इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो हमारे आंसू कौन पूछेगा? अब तो भैया भी नहीं है। देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, देखा तूफान को कश्ती डुबोते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता।
इधर रवि का परिवार दर्दो गम में डूबा हुआ था और उधर तकदीर रवि के साथ कुछ और ही खेल खेल रही थी। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। गुड। हाउ इज ही? अभी तो अनकॉन्शियस है। मेरा ख्याल है उसे कुछ महीनों के लिए हॉस्पिटल में रखना होगा। ठीक है। रवि को नई जिंदगी मिल गई। अब वो जीना चाहता था। जिस वक्त मैंने यह फैसला किया था नीला, उस वक्त खुदकुशी मरने का एक दूसरा तरीका था, लेकिन हाँ अब ये खुदकुशी है और मैं खुदकुशी नहीं करना चाहता रानी। मैं अपना बयान बदलना चाहता हूँ। तुम अपील करो, मैं अदालत में सारा सच बताने को तैयार हूँ। रवि, तुम समझते नहीं, जुर्म तुम पर साबित हो चुका है। अदालत तुम्हें मुलजिम मान चुकी है। सिर्फ तुम्हारे बयान बदलने से क्या होगा? कोई सच नहीं मानेगा। तो फिर मैं क्या करूं? खामोश रहूं? फांसी पर चढ़ जाऊं उस जुर्म के लिए जो मैंने नहीं किसी और ने किया? There you are. ये जुर्म तुमने नहीं किसी और ने किया है। लेकिन वो कौन है? अगर सुरेंद्र सिन्हा के असली खूनी का पता लग जाए तो तुम बेकसूर साबित हो सकते हो। मगर रवि गुमनाम खूनी तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? वो तो गहरे अंधेरों में छुपा बैठा था और उसे उजाले में लाना आसान काम नहीं था। फिर भी रवि ने हिम्मत जुटाई और हॉस्पिटल से भाग खड़ा हुआ। पुलिस पीछे लग गई। वो जहां जाता पुलिस वहीं पहुंच जाती। नीला रवि के साथ थी। वो जान बचाते हुए इधर से उधर दौड़ रहा था कि उसका सामना महीपत राय यानी मदनपुरी से हो गया। ये जो आदमी अभी अभी आया है, मुझे पहचान सकता है? क्या देख रहे हो? अरे इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। कौन है ये? कोई रवि खन्ना है। मर्डर किया है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। 5 लाख रुपए का इनाम है। तुम्हें क्या करना है 5 लाख रुपए? तुम्हारी बीवी का पैसा कमती है क्या? अरे मेरी बीवी से जो पैसा मुझे मिलता है वो तुम जैसी लड़कियों का काम आ जाता है। मेरे पास क्या बचता है? डार्लिंग। लोगों को आ गया, तुम पियो, मैं जरा हाथ में धोकर आता हूं। ना भी आए। रवि ने उनकी ये सरगोशियां सुन ली और वो जैसे ही अपने कमरे में गए, रवि वहां पहुंच गया। कौन हो तुम? क्या चाहते हैं? मैं आपको और आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए किसी तर्क की जरूरत नहीं। ये होटल का कमरा, ये बिस्तर पे लड़की, ये शराब की बोतल, ये शरीफ आदमियों के काम है। आपकी बीवी को मालूम है कि आप कहां हैं? कितने पैसे चाहिए आपको? अपने रुपए संभाल के रखिएगा मिस्टर महिपत राय, मैडम के काम आएंगे। एक करोड़पति औरत के पति होकर क्या जरूरत थी कि वो 5 लाख रुपए के लिए किसी का खून कर दें? ये अंगूठी कहां से आई आपके पास? अरे हाँ, तो ये अंगूठी आपकी है। देखिए मिस्टर महिपत राय, अगर आप मेरे सवालों का जवाब देते रहे तो आपको कोई खतरा नहीं हो, तो मैं आपको जीने नहीं दूं। मैंने अंगूठी खरीदी। बेची किसने? प्रकाश। कौन? पेडर रोड पर उसकी क्यूरियस की दुकान है। वो अक्सर मेरे घर पर तरह तरह चीजें लेकर आता है। ठीक है, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अंगूठी अपने पास रखना चाहता हूं। थैंक यू। रवि के हाथ स्वर्गवासी सुरेंद्र सिन्हा की अंगूठी आ गई, जिसके जरिए रवि पहले प्रकाश तक पहुंचा और उसकी जोरदार पिटाई करने के बाद उससे ये उगलवा लिया कि ये अंगूठी उसने माइकल यानी प्राण से खरीदी थी। कोई सोसाइबा ला 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 है, कोई सोसाइबा ला 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 ला, कोई सोसाइबा ला 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 है, कोई सोसाइबा ला 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 ला। दारू की बोतल में साहेब पानी भरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। हे कोई सोसाइबा ला 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 ला, कोई सोसाइबा ला 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 ला।
शीशी ये कीते करता ऐसा काहे को होता, शीशी ये कीते करता ऐसा काहे को होता। देख ले जिस दिन माइकल को रात को सेठ नहीं सोता, खुद चोरी करता है लेकिन चोर से डरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। हे हाँ भाई तो साहिबा ला 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 ला, हाँ भाई तो साहिबा ला 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 ला। माइकल अपनी मौज मस्ती में था कि रवि ने उसके अड्डे पर पहुंचकर धावा बोल दिया। माइकल का रिवॉल्वर रवि के हाथ में आ गया। तुम कौन हो और क्या चाहते हो मुझसे? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि सुरेंद्र सिन्हा को तुमने कैसे किडनैप किया, कहां उन्हें रखा और कैसे उनका खून किया। माइकल, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। मुझे आज तक किसी का खून करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं माइकल। जिस रात सुरेंद्र सिन्हा का खून हुआ उस रात उसके हाथ में ये अंगूठी थी। ये वही अंगूठी है जो तुमने प्रकाश को बेची और प्रकाश ने जिस आदमी के हाथ में ये अंगूठी थी उसका खून हो गया। हाँ, उसका खून हो गया। ओ, समझा। मैंने रिवॉल्वर पहली बार उठाया है, लेकिन इतना जानता हूं कि ट्रिगर दबाने से गोली चलती है। अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा, इसलिए कि सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो। मैं कुछ बता सकता हूं। अगर पूछना चाहते हो तो पहले मेरा रिवॉल्वर मुझे वापस दे दो। गुड। अगर तुम मेरा रिवॉल्वर वापस नहीं देते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता। और अगर मैं गोली चला देता? तुम गोली चला ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैं रिवॉल्वर हमेशा खाली रखता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने सुरेंद्र सिन्हा का खून नहीं किया, इसलिए कि अगर यह अंगूठी सुरेंद्र सिन्हा की है तो मैंने असली खूनी को देखा है। और फिर माइकल असली खूनी तक पहुंच गया कि वो जिस आदमी को एक बार देख लेता था उसे जिंदगी भर भूल नहीं पाता था। मैं नरेंद्र सिन्हा हूं। आप जानते हैं मेरे भाई का खूनी कहां है? सुरेंद्र सिन्हा का खूनी मेरी आंखों के सामने है। क्या बकवास करते हो? कौन हो तुम? आप मुझे भूल गए। ये अंगूठी तो पहचानते होंगे। मैं वही आदमी हूं जिसे उस रात आपने ये तोहफा दिया। तुमने खुद अपने भाई का खून किया और उसकी लाश को यहां से दूर ले जाकर एक गटर में छोड़ दिया। और इस 5 लाख रुपए के वास्ते रवि न जाने किस मजबूरी की वजह से तुम्हारे भाई का खून अपने सर ले लिया। बस, तो तुम्हें क्या चाहिए था? लेकिन एक जगह पर किस्मत तुम्हें धोखा दे गई। तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई, और वो भी किस वक्त? जबकि तुम अपने प्यारे भाई की लाश रात के अंधेरे में कहीं दूर छोड़ने जा रहे थे। चुप रहो। सुनो, तुम कहो तो जिंदगी भर के लिए चुप हो जाओ। कितना रुपया चाहिए तुम्हें? ज्यादा नहीं, 7.5 लाख। 7.5 लाख? हाँ, 2.5 लाख रुपया चुप रहने का। 5 लाख तो तुम अपने भाई के खूनी को पकड़वाने का कह ही चुके, और ये काम मैं कर सकता हूं। रवि, जिस पर के तुम्हारे भाई का खून साबित हो चुका है, असली खूनी की तलाश में, और जब तक रवि फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ जाता तुम इत्मीनान का सांस नहीं ले सकते। रवि को मैं तुम्हारे हवाले कर सकता हूं, और इन दोनों कामों के लिए 7.5 लाख रुपए की रकम कोई खास बात नहीं है। कल तुम्हें 7.5 लाख रुपए पहुंचाएगा। कसारा घाट से पहले एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस करने के बाद दाहिने हाथ को एक कच्चा रास्ता जाता है। गाड़ी को तुम मेन रोड पर छोड़ोगे और उस कच्चे रास्ते से अंदर आ जाओगे। वहां एक नदी के किनारे तुम्हें एक टूटा फूटा कॉटेज मिलेगा। कल 11 बजे वहीं। ठीक है। यूं माइकल ने बड़ी चालाकी से उस नरेंद्र सिन्हा से मामलात तय कर लिए जिसके हाथों सुरेंद्र सिन्हा एक औरत की खातिर झगड़े में मारा गया था।
नरेंद्र सिन्हा माइकल से अपनी जान छुड़ाने की तरकीबें लड़ाने लगा और माइकल रवि की मजबूरी जानने के लिए उसके घर पहुंच गया। किससे मिलना चाहते हैं आप? मैं रवि का दोस्त हूँ। रवि की दोस्त? अच्छा अच्छा, बैठो बेटा। थैंक यू। मैं रवि की माँ हूँ। ये रवि का छोटा भाई है और ये बहन रेनू, ये रवि के दोस्त हैं। जी, पहले कभी आप? मैं यहाँ नहीं रहता, मैं ईस्ट अफ्रीका में रहता हूँ। मेरा नाम है माइकल डिसोजा। रवि मेरा बहुत पुराना दोस्त है। एक मुद्दत के बाद यहाँ आया था और कल ही वापस जा रहा हूँ। अच्छा, शायद इसीलिए तुम्हें मालूम नहीं कि रवि को। माँ, तुम भी भला इन्हें कैसे पता होगा कि भैया ऑफिस से कब वापस आते हैं? वैसे तो वो हर रोज जल्दी आ जाते हैं, लेकिन आज ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे को वो काफी देर से आते हैं। उनकी नाइट ड्यूटी होती है ट्यूसडे को। वैसे आप बैठे चाय वाय पीजिए, लेकिन भैया का तो कोई भरोसा नहीं। और फिर कल आप जा भी रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें बता दूंगी कि आप आए थे। माँ, इन्हें कुछ आप चाय वाय पिलाइए ना माइकल भैया को, वरना भैया तो बहुत नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे कि मैं नहीं था तो तुम लोगों ने उन्हें चाय तक नहीं पिलाई। वैसे तो भैया कभी नाराज नहीं होते, मैं ही उनके साथ लड़ती रहती हूँ। वो तो बेचारे दिन भर के थके हारे घर लौटते हैं और आते ही वो कुछ ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि हम सब हंसते हैं। सच्ची, हम तो बहुत हंसते हैं। मत रो, मैं माइकल डिसोजा जीसस क्राइस्ट की कसम खाता हूँ कि तुम्हारा भाई फिर घर वापस आएगा और तुम लोग एक बार फिर पहले की तरह हंसोगे। फिर माइकल ने रवि को फांसी के फंदे से मुक्ति दिलाने के लिए नरेंद्र सिन्हा को उसके हवाले करना चाहा, लेकिन सिन्हा, मैंने आज तक किसी का खून नहीं किया। अगर तुम अपनी जगह से हिले तो आज करना पड़ेगा। रवि, आओ। रवि सुरेंद्र सिन्हा का खूनी उसका अपना भाई है। ये नरेंद्र सिन्हा, और उसकी गवाही सिर्फ मैं दे सकता हूँ। माइकल, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अभी हॉस्पिटल। नहीं रवि, अब मेरा यहाँ से उठना मुश्किल है। साले ने 3 गोलियां मारी हैं मेरे पेट में, अतड़ियों का कचूमर बन गया है। अब मेरा बचना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं मर गया तो समझो तुम भी मर गए। रवि माइकल की जान बचाने की खातिर तूफान की रफ्तार से कार दौड़ाते हुए डॉक्टर को लाने के लिए निकल पड़ा। माइकल और नरेंद्र के बीच जिंदगी और मौत की कश्मकश जारी थी कि रवि डॉक्टर को ले आया। माइकल, डॉक्टर! साथ में पुलिस भी आ गई। कौन हो तुम लोग? ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर, बयान देना चाहता हूँ। और माइकल ने बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद जान देते हुए अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मिस्टर रवि, माइकल ने अपना बयान दे दिया है। जो कोर्ट में तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए हेल्प करेगा, वो तुमसे मिलना चाहता है। जल्दी जाओ, उसके पास वक्त बहुत कम है। जल्दी जाओ, आओ ना रहे मुझे। बोल माइकल। रवि, तुम लोग एक बात फिर हंसोगे। एक बार माइकल, माइकल, मैं माइकल डिसोजा जीसस क्राइस्ट की कसम खाता हूँ कि तुम्हारा भाई फिर घर वापस आएगा और तुम लोग एक बार फिर पहले की तरह हंसोगे। एक दिन बिगड़े
किस्मत संवर जाएगी, ये खुशी हमसे बचकर किधर जाएगी। गम न कर जिंदगी यूं गुजर जाएगी, रात जैसे गुजर गई सोते हुए। मजबूर के क्लाइमेक्स की सारी शूटिंग महाराष्ट्र के कसारा घाट में की गई थी। ये जानकारी देना भी उचित ही होगा कि इसे चार्ल्स ब्रॉन्सन की प्रसिद्ध फिल्म कोल्ड स्वेट, हिंदी में कहूं तो ठंडा पसीना, से कॉपी किया गया था। हालांकि कॉपी करने का चलन उस जमाने में इतना ज्यादा नहीं था जितना आज है, लेकिन सलीम जावेद ने अपनी कई पटकथाओं में विलायती फिल्मों के दृश्यों का बेधड़क इस्तेमाल किया और धीरे धीरे ये चलन बढ़ता गया। आज तो कहानी, किरदार या सीन में ही नहीं, संगीत के मैदान में भी धड़ल्ले से नकल का धंधा चल रहा है। और हॉलीवुड ही नहीं, नकल के रसिया लोगों ने तो साउथ और पाकिस्तान की धुनों को चोरी करने में भी कोई एतराज नहीं किया है। मजे की बात यह है कि चोरी करने वाला अपनी सफाई में कोई न कोई दलील हमेशा तैयार रखता है। हमारी फिल्मी दुनिया के हुनरमंद नकल नवीस भी अपनी हरकतों को कॉपी कहने की बजाय प्रेरणा या इंस्पिरेशन कहकर मूंछों पर ताव देना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इस विषय पर विस्तार से चर्चा फिर कभी करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि फिल्म मजबूर के क्लाइमेक्स पर हॉलीवुड की फिल्म कोल्ड स्वेट की खासी गहरी छाप थी। यहां तक कि अमिताभ बच्चन के लिए जिस कार का इस्तेमाल किया गया वो भी लाल रंग की रखी गई, ताकि कोल्ड स्वेट की कार दौड़ वाले सीन से कुछ शॉट्स इसमें जोड़े जा सकें। ये दूसरी बात है कि जोड़े गए शॉट्स में जो बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं, वैसे पहाड़ बंबई के आसपास किसी भी युग में नहीं थे। लेकिन जाने दीजिए, आज के दौर में नकल की आलोचना करना मुनासिब नहीं है। जिस समाज में राजनीति, व्यापार, शिक्षा और धर्म से जुड़े लोगों की नैतिकता भी डूब रही हो, वहां कलाकारों से क्यों ये उम्मीद की जाए कि वे ईमानदारी का झंडा उठाए रहेंगे। बात फिल्म मजबूर की हो रही थी, इसलिए कहना पड़ेगा कि क्लाइमैक्स में प्राण का अभिनय बहुत जानदार रहा। एक घायल आदमी जिसके बदन से लगातार खून रिस रहा है और धीरे धीरे जिंदगी जिसकी पकड़ से फिसलती जा रही है, उसका खासा प्रभावशाली रूप प्राण ने पेश किया। जंगल में है मोर बड़े, शहर में है चोर बड़े। जंगल में है मोर बड़े, शहर में है चोर बड़े। अपने भी वस्ताद यहाँ पड़े हुए हैं और बड़े। माइकल तो बस लोगों की खाली जेब कतरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। कोई सजाएगा ला 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 ला, कोई सजाएगा ला 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 ला। फिल्म मजबूर व्यापारी नजरिए से एक कामयाब फिल्म थी। इसने कई शहरों में सिल्वर जुबली मनाई। इस फिल्म ने न केवल अपने प्रोड्यूसर और बैनर को फायदा पहुंचाया, बल्कि फिल्मी दुनिया को भी एक अच्छी अभिनेत्री दी, परवीन बाबी। फिल्म मजबूर परवीन बाबी की पहली अच्छी और कामयाब फिल्म कही जा सकती है। अमिताभ बच्चन के कैरियर को भी एक और बुलंदी देने में फिल्म मजबूर का बड़ा योगदान है। फरीदा जलाल को इस फिल्म में अपनी बेहतरीन किरदार निगारी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस फिल्म में प्राण ने भी इंटरवल के बाद एंट्री लेने के बावजूद अपनी गहरी छाप छोड़ी। फिल्म मजबूर के बाद डायरेक्टर रवि टंडन का शुमार भी अच्छे और कामयाब डायरेक्टर्स में होने लगा। अनहोनी के बाद मजबूर उनकी दूसरी जुबली फिल्म थी। दोस्तों, जब सूरज पूरब में चढ़ता है तो आसमान के सितारे डूब जाते हैं, लेकिन जब किसी फिल्म की कामयाबी का सूरज चमकने लगता है तो उस फिल्म से जुड़े सितारे और भी जगमगाने लगते हैं। कभी कभी मन के कारण
कारण तरसता है, कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है, कभी कभी फिर झूम के सावन बरसता है। पलक झपके यहाँ मौसम बदल जाए, प्यास कभी मिटती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। फिल्म मजबूर की बातें पूरी हुई दोस्तों। सुचित्रा फिल्म्स और निर्माता प्रेम जी की फिल्म मजबूर की बातें खोजबीन कर लाए थे अनवर निशात। फिल्म के साउंड ट्रैक और गीतों को आधार बनाकर कार्यक्रम तैयार करने में मदद की राजेश मलिक ने। कार्यक्रम बाइस्कोप की बातों के प्रोड्यूसर और फिल्म मजबूर की बातें सुनाने वाले थे लोकेंद्र शर्मा। बाइस्कोप की बातें।